जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 4 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा, 5वां 5th होगा। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम भी दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कह रहा एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है, जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। आगे आपसे कहता है यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो बताइए कि उस नगर में कितने मंदिर हैं। चलिए नोट करिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न को ध्यान सुनिए। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक टोकरी में जो 1250 फूल आते हैं। फिर कहता है यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। मतलब जिस नगर में वो व्यक्ति रहता है उस नगर के जितने मंदिर हैं सब में वो पूजा करने के लिए जाता है। और कह रहा है कि कह क्या रहा है कि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। मतलब यदि उस नगर में 50 मंदिर हैं तो एक मंदिर में वो 50 फूल चढ़ाएगा। ये कहने का मतलब जितने नगर में मंदिर हैं उतने ही फूल एक मंदिर में वो चढ़ाता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ये तो कह रहा यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता जितने कि उस नगर में मंदिर है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? आगे कहता उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाया। मतलब वह व्यक्ति कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाता है और एक टोकरी में 1250 फूल हैं। तो बताइए कि उस नगर में कितने मंदिर हैं। हमें मंदिरों की संख्या बताइए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक टोकरी में फूल कितने हैं। एक टोकरी में फूल बराबर 1250। एक टोकरी में भैया 1250 फूल आते हैं। एक टोकरी में फूल बराबर 1250 आ रहे हैं। तो बताइए कुल फूल कितने होंगे। कुल फूल
ध्यान सुनते रहिएगा, कुल फूल, मतलब कुल फूल उसके पास कितने होंगे, देखिए टोटल टोकरी कितनी है, 8 टोकरी है और एक टोकरी में 1250 आते हैं। तो क्या करेंगे, कुल फूल कैसे निकालेंगे, 1250 को भैया हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें तो देखेंगे 8 की मल्टीप्लाई 0 से 0 होगा, 8 5 40 × 4, 8 दूनी 16, 4 20 × 2 और 8 1 8 2 10, यानी कि 10,000 वो फूल चढ़ाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम मान लेते हैं भैया कि उस नगर में, आपसे पूछा क्या है, बताइए कि उस नगर में कितने मंदिर हैं, तो हम मंदिरों की संख्या मान लेते हैं। तो माना नगर में मंदिर बराबर, माना नगर में मंदिर बराबर x, मान लेते हैं नगर में x मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में फूल बराबर, प्रत्येक मंदिर में फूल कितने चढ़ाए जाते हैं, प्रत्येक मंदिर में वही तो कह रहा था कि प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। तो प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ाता है बराबर कितने, माना प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ाता है बराबर x, मतलब माना नगर में मंदिर है x और प्रत्येक नगर में प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ाता है बराबर x। तो प्रश्नानुसार देखिएगा क्या हो जाएगा, नगर में जितने मंदिर हैं और नगर में जितने मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में जितने फूल चढ़ाता है, नगर में जितने मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में जितने फूल चढ़ाता, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वह कुल फूलों की संख्या के बराबर होगी। ये बात क्लियर हुई क्या, नगर में जितने मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में जितने फूल चढ़ाता, उन दोनों की यदि हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, जैसे नगर में 50 मंदिर है, नगर में 50 मंदिर हैं, सुनते रहिएगा, और प्रत्येक मंदिर में 50 फूल चढ़ाता तो कितना, 2500 हो जाएगा। वही चीज कह रहा है, तो कह रहा नगर में मंदिर x हैं और प्रत्येक मंदिर में x फूल चढ़ाता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो फूलों की संख्या के बराबर हो जाएगी, कुल फूलों की संख्या के बराबर हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x स्क्वायर बराबर कितना, 10,000, यानी कि यहां से x बराबर √10,000 हो जाएगा। अब फूल है तो माइनस में तो होंगे नहीं, इसलिए x बराबर कितना, 100 आ गया, x की वैल्यू कितनी, 100 आ गई जाके। और x है क्या, नगर में मंदिरों की संख्या x है और प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ाए जाते हैं, तो यानी कि प्रत्येक मंदिर में 100 फूल चढ़ा जाते हैं और नगर में मंदिर भी कितने होंगे, 100 होंगे। तो आपसे पूछा क्या था, बताइए कि उस नगर में कितने मंदिर हैं, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, उस नगर में कुल मंदिर, उस नगर में मंदिर बराबर, कुल मंदिर लिख लो या मंदिर, बात एक ही है, मंदिर बराबर कितना, 100। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उस नगर में कितने मंदिर होंगे, कुल मंदिर कितने होंगे, 100 होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए नोट करिए, बेहतरीन प्रश्न है, आसान प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है और ये दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हुआ तो 2 नंबर देखे जाएंगे और 2 नंबर में ही आया है, तो बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे से दोस्तों इसको नोट करिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला एक बेहतरीन प्रश्न और देखिए, इसको रब करूं, चलिए ध्यान से अगला देखिएगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा भैया क्वेश्चन आपसे कह रहा है 550 घन सेंटीमीटर, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है, लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है, बार फिर बनाया कहाँ जाता है, सरिया बनाया जाता है। आगे आपसे कहता है यदि सरिया का व्यास, यदि
सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर, यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए, की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों है। इसको रब करूं, देखिए आपसे कह रहा 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। मतलब लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया, कितना 550 घन सेंटीमीटर लोहे, यानी कि जो लोहा है उसका आयतन आपको वॉल्यूम दे रखा 550 घन सेंटीमीटर। आगे कहता है यदि सरिया का व्यास, उसका व्यास आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपसे कह रहा है सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना सरिया की लंबाई, वैसे आप लंबाई लेंथ L मान सकते हैं या L की जगह पर आप H भी मान सकते हैं। क्या माने, L की H मान लेते हैं, H मीटर, सरिया खड़ी कर दी मान लो, ठीक है, सेंटीमीटर, अच्छा तो H सेंटीमीटर। ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है, यदि मीटर में होगा तो मीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर में रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, ठीक है। अब देखिए लोहे का आयतन आपको दे रखा है, लोहे का आयतन कितना 550 घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब भैया देखिए जो सरिया आपने देखी होगी, सरिया कैसी होती है, बेलनाकार होती है कि नहीं, सरिया सभी ने देखी होगी, सरिया कैसी होती है, बेलनाकार होती। तो क्या लिखोगे, सरिया और सरिया कैसी होती है, बेलन के आकार की, बेलन के आकार की। तो सरिया का आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरिया का आयतन इक्वल टू लोहे का आयतन, लोहे का आयतन। देखिए वॉल्यूम सेम रहेगा, जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो उसके जो आयतन है वो सेम रहते हैं, वॉल्यूम सेम रहता है। तो जो सरिया, ध्यान देख दीजिएगा, जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाएंगी तो उन दोनों के आयतन हमेशा सेम रहेंगे, इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, और लोहे का आयतन कितना है आपके पास 550। अच्छा एक चीज और दे रखी थी, सरिया का व्यास आप ऊपर ही लिख लीजिएगा, यहीं पर सरिया का व्यास आप यहां पर लिखिएगा, ठीक, सरिया का व्यास को d से लिखते हैं तो d इक्वल टू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनिएगा, आपको पता है जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, या ऐसे ही कर लीजिए, जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है d/2। तो त्रिज्या को यदि r मान लें तो कितना 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर लिखा भाई। इतना प्रोसेस आप और कर लीजिएगा, ये कहाँ करना है, यहाँ पर, इसके बीच में इतना यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है, r की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, इंटू h हमें ज्ञात ही करना है, और अब 550 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा 22/7 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 गुणे h 550 हो गया। 4 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा ना, 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 2 एकम 2 11 हो गया। अब देखिएगा 11 और 1 इंटू एच करेंगे तो 11h अपान कितना 7 दूनी 14 हो गया, बराबर 550 हो गया। यहाँ से 11h बराबर कितना हो जाएगा 550 और 14 की मल्टीप्लाई से कर दो। इसके बाद इधर देखिएगा तो यहाँ से भैया h बराबर कितना हो जाएगा 550 गुणे 14, ठीक है, बटे 11। जो भाई मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। तो देखिएगा 11 एकम 11, 11 पचे 55, 50 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो h बराबर, तो 0 तो रहेगा ही रहेगा, 14 पंचे, अच्छा बहुत ज़्यादा हो गया, 14 पंचे 70 और 1 0 सेंटीमीटर,
यानी कि 700 सेंटीमीटर लंबी सरिया होगी। तो आपसे पूछा गया था सरिया की लंबाई, तो अतः सरिया की लंबाई, देखिए सेंटीमीटर है, चाहो तो इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 से भाग करके मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, 700 सेंटीमीटर। और यदि आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 मीटर आएगा। तो आप चूंकि प्रश्न में सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए मैंने उत्तर भी सेंटीमीटर में ही रखा है। आप चाहोगे तो इसको मीटर में भी आंसर लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, बेहतरीन प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। तो इसीलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसको करिएगा। हो गया, चलिए नोट करिए फटाफट भाई। अगला देखिएगा, दूसरे के बाद तीसरा आपसे कह रहा है 220 घन सेंटीमीटर लोहे से बेलनाकार सरिया बनाया जाता है यदि सरिया का व्यास 2 सेंटीमीटर हो। 2 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अच्छा प्रश्न है और अच्छे प्रश्नों को आप ध्यान से नोट करिएगा, तभी जाके आप अच्छे से उनको कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इसको नोट कर लिया। अगला प्रश्न बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। कह रहा है क्या अगला प्रश्न, इसको रब करूं, तीसरे के बाद चौथा देखिएगा, फोर्थ आपसे कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। आगे आपसे कहता है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, यह प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जा सकता है। देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। आपसे कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो दोस्तों आप एक साइड में क्या पहला वृत्त दिया है, मैं पहला वृत्त, या खाली ऐसे लिख लो पहला वृत्त, इधर लिख लो दूसरा वृत्त, दो वृत्त दे रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। पहले वृत्त की त्रिज्या को आप r1 मान लें, तो r1 बराबर r मान लेते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या आपने r1 बराबर r मान ली, ठीक है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या फिर क्या हो जाएगी, r2। कह रहा था एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुना है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुना, दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी, 4r हो जाएगी। अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लो। कितना आसान है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। नोट करिए फटाफट इसको। हो गया, प्रश्न नोट कर लिया। चलिए देखिए, तो आपसे कह रहा था कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये चीज समझ गए। तो क्या करोगे, देखोगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात, ये अनुपात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल,
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, इसको आप बटे सही में भी लिख सकते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और चूंकि आपने पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मानी इसलिए पाई r1 स्क्वायर अनुपाते कितना आ जाएगा, दूसरे वृत्त की क्या हो जाएगा, पाई कितना आ जाएगा r2 स्क्वायर। तो देखिए यहां से आप वैल्यू पुट कर लीजिए। चलिए पाई एक बार और लिख लेते हैं, पाई r1 की वैल्यू कितनी r हो जाएगा तो ये r स्क्वायर हो जाएगा अनुपाते, और पाई ऐसे रहा r2 की वैल्यू कितनी 4r, तो 4r का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, अनुपात में भाग कर सकते हैं ना, दोनों साइड में पाई से भाग कर दो, तो यहाँ कितना r स्क्वायर अनुपात 4 जो 16r स्क्वायर। तो देखिए r स्क्वायर से एक बार में ये r स्क्वायर एक बार में गया, तो क्या बचा जाएगा 1 और 5 16। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, और यदि नहीं समझ में आई तो आप इस तरीके से लिखिएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर अपान पाई r2 स्क्वायर। तो वहां जरूर ये बात क्लियर हो जाएगी कैसे मैंने काटा इसको। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, वहां पर ये बात जरूर क्लियर हो जाएगी मैंने इसको कैसे काटा। ठीक, चलिए नोट करिए। तो बेहतरीन प्रश्न है अगला, फोर्थ के बाद फिफ्थ, कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है। कितनी, 3 गुनी है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको नोट करिए, जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए जो भी प्रश्न है ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आप बेहतरीन ढंग से लगाइए, कतई किसी भी प्रश्न को हल्के में कतई मत लीजिए। ठीक है भैया, चलिए अगला फिफ्थ के बाद 6 नंबर देखिएगा, छठा आपसे कह रहा है 6, कह रहा है समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ध्यान से देखिएगा कैसे हल करेंगे। कह रहा समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो हल भैया कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, आपको पता है x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a मानते हैं और ये c होता है, तो a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 बराबर, यहाँ पर तुरंत मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। फिर x का गुणांक देखते हैं, यहाँ पर 7 इसको लिख लेते हैं और तुरंत यहाँ पर प्लस का साइन, क्यों प्लस का ही क्यों लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे जो अचर पद है, यदि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने, यदि हम गुणा करें तो 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, और ऐड करें तो 7 आ जाए। तो आप जानते हैं 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2, तो देखिएगा कितना x स्क्वायर प्लस का 5 प्लस 2 x, 7 की जगह पर क्या लिख लोगे 5 प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2x प्लस 10, ये कहाँ से आया, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो क्या कॉमन मिलेगा x, तो जो x कॉमन मिलेगा तो x बचेगा प्लस 5, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है प्लस का 2, तो 2 कॉमन इससे भाग करेंगे तो x बचेगा, और 2 पंचे 10 5 बचा जाएंगे। हमेशा देखिएगा कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, यदि नहीं आ रहे यानी कि आपने ऊपर कुछ ना कुछ मिस्टेक की, इस बात को विशेष का ध्यान रखिएगा। x प्लस 5 यहाँ पर कॉमन मिल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ये तो आपने बाहर ही निकाल लिया, तो प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें हल करना था, हल करने मतलब उसका मान याद कीजिए। तो क्या हो जाएगा, किसका मान, x का। यदि फर्स्ट पार्ट x प्लस 5 जब इस तरीके से आ जाएगा तो एक ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे और दूसरे वाले भी ब्रैकेट को आपके करोगे 0 के बराबर कर दोगे, बस वैल्यू सॉल्व कर लो। यहाँ पर x बराबर प्लस का 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 5, तो एक x की वैल्यू माइनस की 5, यहाँ से देखिए x बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2। तो आपसे पूछा था को हल करना था तो क्या लिखोगे, आता फाइनल आंसर x बराबर -5 और -2, ये दोनों हमारे आंसर हो गए।
x की 2 वैल्यू आएंगी। चलिए नोट करिए, कितना आसान प्रश्न है, कितना बेहतरीन प्रश्न है। नोट करिए भाई फटाफट। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला देखिएगा सेवंथ आपसे कह रहा है समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 10। समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, जैसे इसको किया वैसे करिएगा और ध्यान से करिएगा, कतई हल्के में मत लीजिएगा किसी भी प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा भैया। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसको रब करूं 7वें के बाद 8वां प्रश्न है 8 नंबर, बहुत आसान प्रश्न कह रहा है परिमेय संख्या माइनस का 32 बटे माइनस का 100 को सरलतम रूप है। इससे आसान प्रश्न नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। सरलतम रूप है, देखिए 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं आपको। देखिएगा चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपके पास है 8 बटे माइनस का 5, दूसरा ऑप्शन है 16 बटे माइनस 25, तीसरा ऑप्शन है 8 बटे 25 एंड चौथा ऑप्शन है माइनस का 8 बटे 25। अब देखिएगा क्या होगा। देखिए आपसे कहा इसका सरलतम रूप, तो माइनस का 32 बटे माइनस का 100। तो ध्यान से देखिए, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा। 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 8 बटे 25 आ रहा। और देखिए 8 बटे 25 आया, माइनस माइनस तो कैंसिल हो चुका, तो प्लस का 8 बटे 25 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला 9 नंबर आपसे कह रहा है परिमेय संख्या माइनस का 38 बटे परिमेय संख्या माइनस का 38 बटे 106 का सरलतम रूप है। ठीक है, इसके ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा माइनस का 38 बटे 53। अगला ऑप्शन कह रहा है माइनस का 19 बटे 106। अगला ऑप्शन आपके पास है माइनस का 19 बटे 53 और अगला लास्ट ऑप्शन है प्लस का 19 बटे 53। ये भाई प्लस का ऑप्शन है 19 बटे 53। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, इसमें से जो भी सही हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया, नोट कर लिया। चलिए बढ़िया प्रश्न है ये। अगला देखिएगा। अच्छा, कल मैंने एक 9 नंबर प्रश्न कराया था, आपको ध्यान होगा, मैं इसमें करा दे रहा हूं उसको 10 नंबर डाल के। उसको मैंने होमवर्क में दिया था कि त्रिभुज के, सबने कर लिया है, आंसर भी काफी लोगों ने दिया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल है। अच्छा, कल मैंने लिखा था त्रिभुज के 3 की जगह 4 लिख गया था, क्योंकि मैंने उसमें इसके पहले एक प्रश्न कराया था चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है, और उसमें वही ऑप्शन था, तो मैंने चतुर्भुज की जगह त्रिभुज कर दिया था, यहाँ 4 ही लिखा रहने दिया था। तो यहाँ पर 3 होगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल का या त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल का है। तो ऑप्शन क्या है देखिएगा, एक समकोण,
दूसरा ऑप्शन है 2 समकोण, तीसरा ऑप्शन है 3 समकोण, कल ऑप्शन अलग थे, और चौथा ऑप्शन है 4 समकोण। तो मैंने कल भी बताया था ऐसा प्रश्न दोस्तों आ सकता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल सभी जानते हैं 180 डिग्री होता है, वो आपको पता 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यदि कहीं 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण कहते हैं। अब आपको पता 2 से यदि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणे 90, 2 गुणे 90 तो 180 हो जाएगा। तो 90 को आपको पता क्या कहता है, समकोण कहते हैं, 2 को 2 हो जाएगा, यानी कि 2 समकोण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको दोबारा बता दिया क्योंकि कई लोगों ने इसको बताया था, इसका आंसर बताया था कई लोगों ने। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न दोस्तों और, दस के बाद 11, 11 नंबर कहता है 11th आपसे कह रहा है कि 3 सही 3/8 का घनमूल है, घनमूल है। वैसे बहुत आसान प्रश्न है, घनमूल है। ऑप्शन देखिएगा, 3 है, 3/8 है, अगला 3/2 है और लास्ट 3/4। देखिए भैया कैसे करेंगे इसको, 3 सही 3/8 है। पहले बात ये मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में चेंज करेंगे तो 8 3 24 3 27/9 और 27/8 सॉरी 8 है। घनमूल कहा इसलिए 27/8 पर क्या आप लगा लीजिए, रूट लगा लीजिए, क्यूब रूट। क्या लगा लेंगे, क्यूब रूट। यानी कि क्या 27 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब रूट 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 और 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। आपको पता क्यूब रूट से क्या 3 का बनाते हैं, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, आज मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं उनको बहुत अच्छे से आप लगा लीजिएगा। जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को अपने हिस्से से जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।